सोचो, एक छोटा सा आइलैंड नेशन, बस एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, अकेला खड़ा है विशाल नॉर्थ सी में। यह है सीलैंड, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट नेशन जिसकी हिस्ट्री उतनी ही यूनिक है जितनी इसकी लोकेशन। इंग्लैंड के कोस्ट से बस कुछ माइल्स दूर सीलैंड कोई टिपिकल कंट्री नहीं है। यह एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर बना है जो पहले वर्ल्ड वॉर II के सी फोर्ट था, जिसे रफ्स टावर कहते थे। रफ्स टावर को ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 1942 में बनाया था, जर्मन फोर्सेस के खिलाफ डिफेंसेस की एक लाइन के पार्ट के रूप में। इंटरनेशनल वाटर्स में स्थित रफ्स टावर और ऐसे ही दूसरे फोर्ट्स में सोल्जर्स रहते थे और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस थे ताकि इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स की रक्षा की जा सके। वॉर के बाद रफ्स टावर को छोड़ दिया गया एलिमेंट्स और कभी कभार आने वाले क्यूरियस विजिटर्स के लिए। किसी को नहीं पता था कि यह सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक इम्प्रॉबेबल स्टोरी की फाउंडेशन बनेगा। 1967 में एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी मेजर पैडी रॉय बेट्स रफ्स टावर पर आ गए। बेट्स एक कैरिस्मेटिक और एम्बिशियस व्यक्ति एक पायरेट रेडियो स्टेशन बनाने के लिए लोकेशन ढूंढ रहे थे। उन्होंने अबैंडन्ड फोर्ट में पोटेंशियल देखा जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस की रीच से बाहर था। बेट्स और उनका परिवार रफ्स टावर में रहने लगा, इसे अपना क्लेम किया और इसका नाम सीलैंड रखा। 2 सितंबर 1967 को रॉय बेट्स अपनी वाइफ जोन और बच्चों के साथ एक बोल्ड प्रोक्लेमेशन की। उन्होंने सीलैंड की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, एक हैंड सोन फ्लैग फहराया जिसमें रेड और ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स और एक व्हाइट डायगोनल बैंड था, और खुद को प्रिंस रॉय द फर्स्ट घोषित किया। इस ऑडेशियस एक्ट पर कुछ लोगों ने अम्यूजमेंट दिखाया और कुछ लोगों ने आउटरेज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाया, इसे एक एक्सेंट्रिक इंडिविजुअल की एंटिक्स समझा, लेकिन रॉय बेट्स नहीं माने। वो सीलैंड को एक लेजिटिमेट नेशन बनाने पर तुले हुए थे। सीलैंड के सॉवरेन नेशन होने के क्लेम को सॉलिडिफाई करने के लिए रॉय बेट्स ने स्टेटहुड की ट्रैपिंग्स एस्टैब्लिश करनी शुरू की। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिंसिपैलिटी के प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए गए थे। एक नेशनल एंथम, एक स्टरिंग ऑलमोस्ट मेलंकोलिक ट्यून कंपोज किया गया। स्टैम्प्स प्रिंट किए गए जिन पर कलरफुल डिजाइन्स थे जो सीलैंड की हिस्ट्री और एस्पिरेशंस डिपिक्ट करते थे। सीलैंड का सबसे आइकॉनिक सिंबल शायद उसका फ्लैग था। बोल्ड रेड, ब्लैक और व्हाइट डिजाइन प्लेटफॉर्म पर प्राउडली लहराता था, जो सीलैंड के डिफायंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। कॉइन्स मिंट किए गए जिन पर प्रिंस रॉय और प्रिंसेस जोन की लाइकनेस थी, जो उनके रेन का टैंजिबल मैनिफेस्टेशन था। ये सिंबल्स भले ही अनकन्वेंशनल थे, सीलैंड की इमेज को एक नेशन इन द मेकिंग के रूप में रीइंफोर्स करते थे। सेक्शन 4, हमला। सीलैंड का पीसफुल एग्जिस्टेंस अगस्त 1978 में शैटर हो गया। कुछ लोग जो एक जर्मन बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करने का क्लेम कर रहे थे, जिसका रॉय बेट्स से ग्रीवेंस था, प्लेटफॉर्म पर स्टॉर्म कर दिए जब बेट्स वहां नहीं थे। उन्होंने बेट्स के बेटे माइकल को हॉस्टेज बना लिया, उसे सीलैंड पर कैप्टिव रखा। एग्रेशन के इस एक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। रॉय बेट्स ने अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स और एक हेलीकॉप्टर पायलट की हेल्प से एक डेयरिंग काउंटर अटैक लॉन्च किया। गन्स और होममेड मोलोटोव कॉकटेल से लैस होकर उन्होंने सीलैंड को वापस ले लिया, इन्वेडर्स को कैप्चर कर लिया। इन्वेडर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में रखा गया, एक ऐसा एक्ट जिसने ऑलरेडी बिजार सिचुएशन को और एस्केलेट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीलैंड की सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज न करते हुए भी जर्मन सिटीजन्स की रिलीज सिक्योर करने के लिए इंटरवीन किया। इस इंसिडेंट का एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस हुआ। बेट्स के काउंटर अटैक को रोकने के लिए इंटरवीन न करके कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटेन ने टैसिटली सीलैंड की इंडिपेंडेंस एक्नॉलेज कर ली थी। सेक्शन 5, लीगैलिटी का सवाल। सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस के बावजूद सीलैंड का लीगल स्टेटस एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इंटरनेशनल लॉ स्टेटहुड के क्राइटेरिया पर क्लियर है, जिसके लिए परमानेंट पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटोरी, एक गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स के साथ रिलेशंस में एंटर करने की कैपेसिटी चाहिए। सीलैंड आर्ग्यूबली इनमें से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन इसे फॉर्मली किसी भी अदर कंट्री ने सॉवरेन नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू में सीलैंड को डिसमिस करने के बाद प्लेटफॉर्म पर अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करने के लिए कोई डेफिनेटिव एक्शन लेने से लार्जली अवॉइड करती रही है।
इस हैंड्स ऑफ अप्रोच ने लीगल स्कॉलर्स के बीच सीलैंड के क्लेम की वैलिडिटी पर डिबेट को फ्यूल किया है। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटेन का इनएक्शन, खासकर 1978 इंसिडेंट के बाद, टैसिट रिकॉग्निशन के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है। दूसरों का मानना है कि सीलैंड की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कमी और एक फॉर्मर ब्रिटिश स्ट्रक्चर से इसका फिजिकल कनेक्शन स्टेटहुड के इसके क्लेम को अंडरमाइन करता है। सेक्शन 6, सीलैंड टुडे, आज। सीलैंड एक एनिग्मा बना हुआ है, एक परसिस्टेंट रिमाइंडर कि दुनिया अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज से भरी है। बेट्स फैमिली ने डेकेड्स तक सीलैंड की रिकॉग्निशन के लिए एडवोकेट करने के बाद इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे माइकल को दे दी। सीलैंड की परमानेंट पॉपुलेशन सालों में फ्लक्चुएट हुई है, फिर भी ये उन लोगों के लिए एक यूनिक अल्यूर रखता है जो एडवेंचर या इस अनयूजुअल माइक्रोनेशन से कनेक्शन चाहते हैं। सीलैंड की स्टोरी अक्सर क्वर्की न्यूज आइटम्स में ही रह जाती है, लेकिन इसके डीपर इंप्लीकेशंस हैं। ये सॉवरेंटी की नेचर, सेल्फ डिटर्मिनेशन की लिमिट्स और एक नेशन की डेफिनेशन पर क्वेश्चंस रेज करती है। क्या एक नेशन अपने साइज, पॉपुलेशन या दूसरों द्वारा रिकॉग्निशन से डिफाइन होता है, या क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है जैसे सीलैंड करता है, सेल्फ बिलीफ के प्लेटफॉर्म पर, फ्रीडम और ऑटोनॉमी की एंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर का टेस्टमेंट। सीलैंड का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन इसकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बॉर्डर्स और बाउंड्रीज से घिरी दुनिया में भी ह्यूमन स्पिरिट अपने लिए जगह बना सकता है, चाहे वो कितनी भी इम्प्रोबेबल क्यों ना लगे।